हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीएन केमिस्ट्री पॉइंट में। और मैं हूं राज यादव। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक, इससे पहले मैंने बताया था कि आखिर एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, और एवरेज एटॉमिक मास से पहले हम लोग एटॉमिक मास और कैटाइन एनाइन, इसके अलावा मोलिकुलर मास, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास की, जो कि पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ क्या होता है। उससे रिलेटेड कुछ मैं एग्जाम्पल भी करा चुका हूँ, और इससे रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल मैं आज लेके आया हूँ। एक या दो न्यूमेरिकल जो भी होंगे मैं आपको कराऊंगा। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा पीछे वाली वीडियो पे ध्यान देता हूँ। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम के जितने भी एलिमेंट होते हैं, उस एलिमेंट के जितने भी समस्थानिक हैं, उन समस्थानिकों को उनके प्राकृतिक उपलब्धता से मल्टीप्लाई करके अगर हम उनको जोड़ देते हैं, उनके एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं, तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकल जाता है। ठीक है, यानी कि तत्व के समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों को उनकी प्राकृतिक उपलब्धता से गुणा करके जोड़ने पर एवरेज एटॉमिक मास प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या है? तत्व के, मतलब किसी भी तत्व का आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, यानी कि औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो उसके जितने भी समस्थानिक होंगे, उन समस्थानिकों का कोई ना कोई परमाणु द्रव्यमान होगा, परमाणु भार होगा, यानी एटॉमिक मास होगा। उस एटॉमिक मास, जितने भी एटॉमिक मासेस हैं, उस एटॉमिक मास को उस समस्थानिक की उपलब्धता से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब समस्थानिक उपलब्धता का मतलब क्या हुआ कि वो समस्थानिक प्रकृति में कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो प्राकृतिक उपलब्धता से गुणा करिए, गुणा करने के बाद उन समस्थानिकों के एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर जो मिलेगा आपको, वो आपका एवरेज एटॉमिक मास होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन के दो समस्थानिक हैं, एक है कार्बन 12 और एक है मान लीजिए कार्बन 13। वैसे कार्बन 14 भी होता है, लेकिन 14 की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 99% है और ये आपके पास 1% है मान लीजिए। ठीक है, तो 99% का मतलब क्या हुआ? 99 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.99। इसका मतलब कितना हुआ? यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.01, यानी 1% है ये। ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो ये कार्बन 12 की उपलब्धता कितनी हो गई? इतनी हो गई। कार्बन 13 की उपलब्धता कितनी हो गई? इतनी हो गई। अब कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, जरा देखिए। एवरेज एटॉमिक मास बराबर कितना आया? कार्बन 12 का एटॉमिक मास यानी 12 गुणा इसकी प्राकृतिक उपलब्धता 0.99 प्लस, मैंने कहा ना कि जोड़ दीजिए इसके बाद, तो प्लस करिए। अब 13 के बाला 13 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए 0.01 से। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 11.88 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, या हो सकता है यही आ जाए, मल्टीप्लाई करके देख लेना। प्लस, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.13 आ जाएगी ये वैल्यू। दोनों को ऐड करिए और ऐड करने पर आपका आंसर आएगा 1 यानी 12.01, जो कि कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास है। और न्यूमेरिकलों के अंदर हम 12 एटॉमिक मास को यूज करते हैं। केवल 12, ये केवल एटॉमिक मास है, और 12.01 एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं एक यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ। क्या है न्यूमेरिकल? पढ़िए जरा न्यूमेरिकल पर, देखते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल दिया है बच्चों, देखो जरा यहाँ न्यूमेरिकल अभी कराता हूँ मैं आप लोगों को। तो न्यूमेरिकल आपके पास है क्लोरीन के 2 समस्थानिक, कोई भी 2 समस्थानिक होंगे जिनके परमाणु द्रव्यमान 35 तथा 37 है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये रहा क्लोरीन, चलिए ये रहा क्लोरीन, और क्लोरीन को हम लोग शॉर्ट में Cl लिखते हैं, इसका प्रतीक Cl होता है, Cl से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके दो समस्थानिक हैं,
कौन से दो समस्थानिक हैं? एक का एटॉमिक मास 35 है और एक का एटॉमिक मास 37 है, यानी कि Cl35 और Cl37, ठीक है, 35 और 37 है, ठीक है। अब ये कह रहा है इनकी प्रकृति में 3:1 के अनुसार पाए जाते हैं, यानी प्राकृतिक उपलब्धता कितनी है? यानी 3:1, यानी 3 इसके और 1 इसका, ठीक, समझ में आ रही होगी बात। अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, यानी कि क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर, जब अनुपात में दिया गया हो उपलब्धता, तो देखिए कैसे काम करते हैं हम लोग, जरा देखिए यहां पर क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास 35, चलिए मैंने 35 लिख दिया, इसकी उपलब्धता गुणा 3 गुना है, ठीक है। क्लोरीन 37 यानी प्लस आ जाएगा यहाँ पर, तो 37 और 37 कितना 1 है, कितने नंबर में पाया जाता है? ये 3 संख्या, इसकी 1 संख्या, तो 3 + 1, क्योंकि टोटल नंबर आपके नीचे आ जाएंगे एवरेज निकालने के लिए। मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, प्लस यानी 37 बन जा 37 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम ऐड करते हैं इसको तो 17 और 5 37 और 5 42, यानी 142 आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 4। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, तो 14 में से 12 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 22 हो गए यहाँ पर, तो 4 पंजे 20 हो गया, फिर 2 बचे, पॉइंट लगा लिया, फिर 20 हो गया, 4 पंजे 20, अर्थात इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 35.5 है, जो कि हम सारे न्यूमेरिकल करने में सॉल्व यानी यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल करते हैं तो हम क्लोरीन के एटॉमिक मास को 35.5 का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। इसको नोट करिए, आगे देखते हैं, नोट करिए, इसको नोट करें, आगे देखते हैं अभी क्या होगा, ठीक है, उतार लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सवाल देखिए जरा, पढ़िए क्या है। सवाल में दिया है बोरोन के 2 समस्थानिकों, कोई बोरोन के 2 समस्थानिक है, बोरोन को बेटा हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं कि 2 समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान। जरा देखिए समस्थानिक बोरोन के कौन कौन से 2 हैं उनको समझते हैं हम लोग। जरा देखिए यहाँ पर इसका जो बोरोन का जो समस्थानिक है पहला वाला यानी कि B, इसका एटॉमिक वेट है 10.01। जो दूसरा समस्थानिक है इसका है 11.01, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, इतना है, दोनों समस्थानिकों की प्रतिशतता बताइए, यानी प्रतिशत बताइए कि नेचर में कितने प्रतिशत ये पाए जाएंगे। बोरोन का औसत परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, यानी कि बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास बराबर दिया है 10.81, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, परसेंटेज पूछी गई है, तो मैं यहाँ से देखिए स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व कराना। जरा देखिए मान लेते हैं, माना पहला जो समस्थानिक है, जो भी है पहला समस्थानिक, यानी पहले समस्थानिक पहले लिख सकते हैं, या मैं इसको लिख देता हूँ, यानी B 10.01 समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा, यानी प्रतिशत बराबर ले ली मैंने x, यानी 100 में से x%, तो B 10.01 है। तो अब इतना ये है, तो बचेगा कितना आपके पास, यानी कि हम क्या करेंगे 100 में से x घटा देंगे यहाँ पर, तो आपके पास B 11.01 समस्थानिक की परसेंटेज कितनी हो जाएगी बेटे, 100 - x, इतनी हो जाएगी, ठीक है, 100 - x हो जाएगी, इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है। अब देखिए बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होगा, बोरोन के समस्थानिक का एटॉमिक मास। जरा देखिए बोरोन के समस्थानिक एटॉमिक मास ये वाला कितना, पहले वाले का 10.01 इंटू इसी की परसेंटेज कितनी है यहाँ पर बेटे x, और परसेंटेज है तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज हटाने के लिए इसको हमने क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं जहां परसेंटेज लिखा होता है वहां बटे में 100 माना जाएगा, ठीक है। प्लस
इसके बाद दूसरा समस्थानिक कौन सा 11.01 यानी 11.01, इसका कितना परसेंटेज है इतना, यानी 100 माइनस x। अब इसको भी 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्यों कर दीजिए, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम जब लेंगे तो हमारी जो वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी। अब बोरोन का एटॉमिक मास हम यहाँ रख देंगे बेटे, बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास कितना 10.81, ठीक। तो 10.81 हम यहाँ रख दे रहे हैं बेटे, 10.81 इक्वल टू, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 100 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी बचेगी। तो 10.01 इंटू एक्स प्लस, अब कितना हो जाएगा बेटे ये 11.01, कितना बचा है, यानी कि 100 माइनस एक्स, ठीक है। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। जरा देखिए इस चीज़ को मैं इधर थोड़ा लिख दे रहा हूँ, है ना, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यानी बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास बराबर 10.81, इसको मैं यहाँ लिख दिया, सही है। तो जरा देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। अब इसकी मल्टीप्लाई में अगर यहाँ कर देता हूँ तो आ जाएगा ये 1081, है ना, 2 के बाद दशमलव है, 100 से मल्टीप्लाई होगी, दशमलव हट जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, ये इतना ही रहेगा, यानी कि 10.01x प्लस इसकी और इसकी 100 की और इसकी मल्टीप्लाई तो 1 यानी 1101 आ जाएगा, यानी 1101, ठीक है। इसकी और 100 की मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर कोई अंक यहाँ पे चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई होगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा, 2 के बाद दशमलव, ये दशमलव हट जाएगा यहाँ से। अब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे माइनस आएगा, और इतने x की मल्टीप्लाई तो ये आया 11.01x, ठीक है। अब देखिए जरा, ये आपके नंबर हैं और ये आपके पास चर संख्या है, ठीक है, ये चर है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे इस चीज़ को, तो ये आ जाएगा बेटे, यानी 1081 माइनस 1101 इक्वल टू, आपके पास आएगा बेटे कितनी आएगी वैल्यू, ये घटा दिया जाएगा आपका, और ये आ जाएगा 10.01x और माइनस 11.01x, ठीक है। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई इतनी। अब देखिए यहाँ पर बेटे इसको घटाइए, इस वैल्यू को घटाइए यहाँ पर आप, ठीक है। जब हम इसको घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, जरा देखिए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 8 0 का सॉरी इसमें से घटाया जाएगा ये, ठीक है। जब घटाया तो 1 से 1 यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर कितने 0 है, यहाँ से ढाई लेंगे 10 में से 8 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो यहाँ पर 0 रह गया, यहाँ 0 है, यहाँ पर तो माइनस का 20 आएगा, इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा बेटा, जरा देखिए यहाँ पर, यानी 10 यहाँ है और 11 यहाँ है, तो 10 यानी 11 में से 10 घट जाएंगे तो केवल 1 बचेगा, ये 0 तो बराबर है, तो ये बचेगा माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 20। तो पहले वाला जो समस्थानिक है उसका परसेंटेज कितना आ गया भाई, हमने इसकी वैल्यू b 10.01 समस्थानिक की परसेंटेज कितनी मानी थी x%, और x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहले समस्थानिक की जो उपलब्धता है यानी समस्थानिक का जो परसेंटेज है वो कितनी आ जाएगी, यानी कि 20%। हम कह सकते हैं बेटे, यानी दूसरा कलर ले लेते हैं हम यहाँ पर, यानी बोरॉन 10.01 की प्रतिशत मात्रा यानी परसेंटेज, प्रतिशतता बराबर आ जाएगी 20%, और बोरॉन 11.01 की प्रतिशत बराबर आपके पास आ जाएगी बेटे 100 माइनस 20 बराबर 80%, ठीक है। इस तरीके से आप बोरॉन के दोनों समस्थानिकों की प्रकृति में उपलब्धता की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नोट करें, एक बार और देख लेते हैं सवाल के लिए। सवाल आपका कह रहा है बोरॉन के 2 समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान 10.01 तथा 11.01 हैं, दोनों हैं, तो दोनों समस्थानिकों की प्रतिशत बताइए, यानी प्रकृति में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। बोरॉन का औसत परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 10.81 दिया है, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पर देखो सॉल्व करने की कोशिश की है, तो यहाँ बोरॉन दिया है, इसके 2 समस्थानिक, एक समस्थानिक ये है जिसका एटॉमिक मास है 10.01, दूसरा समस्थानिक ये जिसका एटॉमिक मास है 11.01।
इसका एवरेज एटॉमिक मास यानी बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास यानी औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर 10.81 है। ठीक है, ये वैल्यू डाटा जो हमें दिया गया है सवाल के अंदर, ये क्या है, ये वैल्यू हमें क्या हुई है बेटे, दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ये। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर। अब हमने मान लिया, माना बोरॉन जो आपके पास पहला समस्थानिक है बोरॉन 10.01, समस्थानिक की परसेंटेज x परसेंटेज मान ली हमने कि इतने x प्रतिशत है ये प्रकृति के अंदर। तो भाई एक जब मान लो टोटल 2 है और परसेंटेज 100 की होती है और एक की परसेंटेज हमें पता है कि मान लो 10% है, तो क्या है दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 100 में से 10 घटा दो तो 90% बच जाएगा। वही हिसाब हमने किया है कि पहला अगर मान लो हमने x% मान लिया है तो दूसरा कितना बचेगा, 100 में से x घटा दिया जाएगा, 100 माइनस x, यानी इतने परसेंट आपका दूसरा वाला समस्थानिक हो गया, यानी समस्थानिक दूसरा है बोरॉन 11.01। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सूत्र होता है बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास, यानी किसी का भी एवरेज एटॉमिक मास होता है, वो क्या करते हैं, हम समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान को उसकी प्रतिशतता से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उन समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए वही काम किया है मैंने, यानी बोरॉन के 2 समस्थानिक, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, अब इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है 10.01, मैंने 10.01 लिख लिया। इसकी उपस्थिति कितनी है x%, मैंने x% से मल्टीप्लाई कर दी, परसेंट को हटाने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया इसको, प्लस मैंने कहा जोड़ देते हैं तो प्लस लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, प्लस दूसरे का एवरेज मतलब एटॉमिक मास कितना है 11.01, तो मैंने 11.01 लिख दिया। इसकी उपलब्धता कितनी है, परसेंटेज कितनी उपलब्ध है इसमें, तो 100 माइनस x%, तो मैंने 100 माइनस x लिख दिया, परसेंटेज हटा दी मैंने, 100 से भाग कर दिया इसको, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम 100 ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एलसीएम 100 ले लिया तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक बार जाएगा और एक की इतने में मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, तो मल्टीप्लाई एक की चाहे कितने में करो वही संख्या रहती है, तो ये संख्या टोटल जी की तो उतर के यहाँ पर आ गई, ये वैल्यू प्लस की तो यहाँ लग गई, ऐसे इस वाले 100 से इसको डिवाइड किया तो 1 आया, 1 की इससे मल्टीप्लाई कर दी तो ये पूरी वैल्यू बराबर आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस वाले 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1081 इक्वल टू, अब देखो 10.01 x की मल्टीप्लाई होगी तो 10.01 x आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या 11.01 इसकी 100 से मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट के अंदर, जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आ जाएगा 1101 अर्थात 1101। माइनस लगा है तो ये माइनस है, क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस की जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस आती है, तो ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर केवल x है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो इतने एकम यानी इतने एकम इतने और x का x आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब होगा ये जो नंबर है इसको इधर कर लेंगे और ये संख्या वाले x वाली पद हम इधर रखेंगे। ठीक है, तो हमने नंबर को इधर कर लिया, यानी कि इस वाले में से ये संख्या घट जाएगी, प्लस है तो इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगी। अब ये देखिए क्या है, ये वैल्यू जी की तो लिख दी गई है, ये माइनस की वैल्यू जी की तो लिख दी गई है, इसमें से हमने घटाया तो माइनस का 20 आया, इसमें से इसको घटाया तो हमारा माइनस का x आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 20। चूंकि हमने क्या किया था, पहले वाले समस्थानिक की परसेंटेज मानी थी x%, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b 10.01 की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी 20%। अब दूसरी कितनी बचेगी भाई, मानी बोरॉन 11.01 की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी 100 माइनस 20, तो कितना बचेगा ये 80%। ठीक है, तो आपके पास बोरॉन का जो 2 समस्थानिक थे जो सवाल में दिए गए थे उनकी परसेंटेज 20% और 80% आएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर इससे आगे देखने के लिए हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी वीडियो क्रम से मिलती रहें तो ध्यान रखें, वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर जो वीडियो आप देख रहे हो उसके नीचे एक रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, वैसे ही साइड में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जैसे ही बेल आइकन प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर आएगा आल लिख के आएगा, उस पर लगाइए, तब आपको सारी वीडियो समय से मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे कि मोल क्या होता है, मोल के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पूरी हम लोग बायोग्राफी मोल की पढ़ेंगे, आखिर मोल क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।